एक अंधेरे कमरे में एक शख्स लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा है, टाइप कर रहा है। घड़ी रात के 2 बजा रही है। स्क्रीन पर रिजेक्टेड लिखा आता है। वो मायूस होकर सिर झुका लेता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो आपकी असली जिंदगी नहीं है? क्या आप भी किसी ऐसे काम में फंसे हुए हैं जो सिर्फ मजबूरी है, लेकिन दिल किसी और चीज में लगता है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है राघव की, एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी इकिगाई ढूंढी और अपनी किस्मत बदल दी। और ये सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि शायद आपकी भी कहानी बन सकती है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का तरीका भी बताएंगे। राघव की कहानी, इकिगाई की खोज, भाग 1। एक उलझा हुआ छात्र। राघव 22 साल का एक इंजीनियरिंग छात्र है। उसका जीवन बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है। कॉलेज की क्लासेस, दोस्त, एग्जाम और प्लेसमेंट का प्रेशर। लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत बड़ा सवाल लिए घूम रहा है। मैं असल में क्या करना चाहता हूँ? उसके माता पिता चाहते हैं कि वह किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे, एक अच्छी सैलरी पाए और जिंदगी को सेटल कर ले। लेकिन राघव को यह रास्ता धुंधला सा लगता है। वह जानता है कि उसे वीडियो गेमिंग पसंद है, उसे लिखना अच्छा लगता है, लेकिन करियर की बात आते ही सब कुछ उलझ जाता है। एक शाम जब वह अपने दोस्त समीर के साथ बैठा होता है तो समीर उसे एक किताब थमाता है। इसे पढ़कर देख, शायद तुझे कुछ जवाब मिल जाए। राघव किताब को देखता है। इकिगाई, जापानियों का खुश और लंबा जीवन जीने का रहस्य। उसे पहले तो कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन अंदर कहीं कुछ हलचल होती है। रात को जब सब सो चुके होते हैं, वह किताब खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। अध्याय 1, इकिगाई। जीने की असली वजह। जैसे जैसे राघव पढ़ता जाता है, उसे पता चलता है कि इकिगाई का मतलब होता है वो चीज जो हमें हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करे, वो कारण जिसकी वजह से हम खुशी खुशी जिए। किताब में बताया गया था कि जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे और खुशहाल जीवन जीते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है उनका अपना इकिगाई खोजना। राघव ठहर जाता है और सोचता है, क्या मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ है जो मुझे हर सुबह उठने के लिए उत्साहित करे? उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमक उठती है। जब वह छोटा था तब उसे कहानियां लिखने का बहुत शौक था। वह नई नई दुनिया बनाता, किरदार गढ़ता और कहानियों में डूब जाता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, माता पिता, टीचर्स और समाज ने उसे समझाया कि लिखना सिर्फ एक टाइम पास है, असली करियर इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने में है। और धीरे धीरे उसने अपने इस शौक को छोड़ दिया। पर अब इस किताब ने उसके अंदर एक नई चिंगारी जला दी थी। उसने एक फैसला किया, मुझे फिर से लिखना शुरू करना होगा, सिर्फ अपने लिए। अगली सुबह वह उठते ही अपने मोबाइल में एक नोट खोलता है और लिखता है, आज मुझे एक छोटी कहानी लिखनी है। शुरुआत में उसे झिझक महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे वह लिखता जाता है, उसे लगता है जैसे वह किसी और ही दुनिया में चला गया हो। वह पूरी तरह खो जाता है, बिना किसी तनाव, बिना किसी रुकावट के। शायद यही मेरा इकिगाई है, वह खुद से कहता है। अध्याय 2, फ्लो स्टेट। जब काम ही मजा बन जाए। अगले दिन जब राघव इकिगाई का दूसरा अध्याय पढ़ता है तो उसे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है, फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट फ्लो स्टेट का मतलब होता है जब आप किसी काम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि आपको समय का एहसास ही नहीं रहता और वह काम ही आपकी सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। राघव सोचता है, क्या मैंने कभी ऐसा महसूस किया है? फिर उसे याद आता है, जब वह कोई कहानी लिखता है तो उसे टाइम का ध्यान ही नहीं रहता। जब वह अपने प्लॉट और कैरेक्टर्स पर काम करता है तो उसे कोई थकान नहीं महसूस होती। वह घंटों बैठकर लिख सकता है, बिना किसी ब्रेक के। यह सोचकर उसे एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है। शायद उसकी असली खुशी लिखने में ही छिपी है। वह एक नया फैसला करता है, मुझे हर दिन 30 मिनट सिर्फ लिखने में लगाने होंगे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उस रात वह अपने लैपटॉप पर बैठता है और एक छोटी सी कहानी लिखता है, एक इंजीनियर जो लेखक बनना चाहता था। वह देखता है कि जैसे जैसे वह लिखता जा रहा है, उसका दिमाग हल्का हो रहा है,
दिल खुश हो रहा है और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यही तो है असली इकिगाई, वह खुद से कहता है। आगे क्या होगा? अब राघव को एक नया रास्ता दिखने लगा था, लेकिन सवाल यह था, क्या वह इस पर चल पाएगा? क्या वह समाज और माता पिता के डर से अपने इस पैशन को फिर से छोड़ देगा? अगले अध्याय में राघव को समझ आएगा कि इकिगाई सिर्फ पैशन नहीं, बल्कि 4 चीजों का मेल है। वह जानेगा कि कैसे अपने पैशन को करियर में बदला जा सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा, या उसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? भाग 2, राघव की असली तलाश शुरू। राघव अब समझ चुका था कि इकिगाई का मतलब सिर्फ शौक या पैशन नहीं होता, बल्कि यह उस काम को ढूंढना होता है जिसे हम प्यार करते हैं, जिसमें हम अच्छे हैं, जिससे दुनिया को फायदा होता है और जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन सवाल यह था, क्या लिखना सिर्फ एक शौक है, या मैं इसे अपने करियर में बदल सकता हूं? अध्याय 3, इकिगाई के 4 स्तंभ। राघव किताब का 3रा अध्याय पढ़ता है, जहां इकिगाई को 4 हिस्सों में बांटा गया है। 1, वो काम जो हमें पसंद है, व्हाट यू लव, यानी पैशन। 2, वो काम जिसमें हम अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट, यानी टैलेंट। 3, वो काम जिससे दुनिया को फायदा हो, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, यानी मिशन। 4, वो काम जिससे हम पैसा कमा सकें, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, यानी प्रोफेशन। अगर ये चारों चीजें किसी एक काम में मिल जाएं, तो वही हमारा असली इकिगाई होता है। राघव के दिमाग में एक सवाल कौंधता है, मुझे लिखना पसंद है, लेकिन क्या मैं इसमें अच्छा हूं? वह अपनी पुरानी कहानियां निकालकर पढ़ता है। उसे लगता है कि कुछ कहानियां अच्छी थीं, लेकिन कुछ बहुत औसत थीं। अगर मुझे इसमें अच्छा बनना है तो मुझे लगातार सुधार करना होगा। अब उसने एक नया फैसला किया, हर दिन 1000 शब्द लिखने की आदत डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अध्याय 4, सुबह की शक्ति और जापानी दिनचर्या। किताब के अगले अध्याय में जापानी लोगों की सुबह की आदतों के बारे में बताया गया था। जापान में ज्यादातर सफल और खुशहाल लोग एक स्पेशल मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, जिसमें शामिल होता है जल्दी उठना, सुबह 5 या 6 बजे, हल्का व्यायाम या योग, अपनी प्राथमिकताएं तय करना, सुबह के समय किसी रचनात्मक काम पर फोकस करना। राघव को यह बात समझ आती है कि अगर उसे अपने लिखने के पैशन को आगे बढ़ाना है, तो उसे भी सुबह उठकर काम करना होगा। लेकिन यह उसके लिए आसान नहीं था। रात में देर तक मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत के कारण वह अक्सर देर तक सोता था। पर इस बार उसने ठान लिया था। उसने अपने कमरे की घड़ी पर सुबह 6 बजे उठो और लिखो का एक नोट चिपका दिया। पहले ही दिन जब अलार्म बजता है तो उसका मन करता है कि 5 मिनट और सो लूं, लेकिन फिर उसे किताब में पढ़ी एक लाइन याद आती है, जो लोग सुबह के पहले घंटे को बर्बाद करते हैं, वे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। राघव एक झटके में उठकर बैठ जाता है और लैपटॉप खोलकर लिखना शुरू कर देता है। पहली बार उसे लगता है कि वह अपने सपने के करीब पहुंच रहा है। अध्याय 5, समाज का डर। क्या लिखने से करियर बनेगा? अब तक राघव अपने मन में यह ठान चुका था कि उसे लिखने में ही मजा आता है, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी, क्या इससे करियर बन सकता है? जब वह अपने दोस्त समीर से यह बात करता है तो समीर हंसते हुए कहता है, भाई, लिखने से कौन पैसा कमाता है? ये सब शौक की चीजें हैं, करियर के लिए नहीं। राघव को यह सुनकर धक्का सा लगता है। क्या वाकई वह सिर्फ एक ख्वाब देख रहा है? तभी उसे इकिगाई की किताब में लिखी एक और बात याद आती है। अगर कोई रास्ता तुम्हें सच में खुशी देता है, तो ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, पहले उस रास्ते पर चलकर देखो। अब उसने ठान लिया था कि उसे हार नहीं माननी है। वह रिसर्च करने लगता है कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को करियर में बदला। वह देखता है कि कई फ्रीलांस राइटर्स, ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर्स और नॉवेलिस्ट लाखों कमा रहे हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वह एक प्लान बनाता है। 1, एक ब्लॉग स्टार्ट करेगा जहां अपनी कहानियां और आर्टिकल्स पब्लिश करेगा। 2, एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाएगा और पैसे कमाने की कोशिश करेगा। 3, हर दिन बिना रुके लिखने की आदत बनाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? आगे पढ़ें। अगले भाग में राघव का पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट
पहली कमाई और उसकी जिंदगी में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती। भाग 3। राघव की पहली कमाई और सबसे बड़ी चुनौती। राघव अब अपने इकिगाई की तलाश में एक कदम आगे बढ़ चुका था। उसे यह तो समझ आ गया था कि लिखना ही उसकी असली खुशी है, लेकिन अब असली सवाल था, क्या इससे वह पैसा कमा सकता है? क्या यह एक असली करियर बन सकता है? अध्याय 6। पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट। जब सपने सच होने लगते हैं। राघव ने अपनी पहली स्ट्रेटजी के तहत एक ब्लॉग बना लिया, जहां वह रोज अपनी कहानियां और आर्टिकल्स डालने लगा। लेकिन सिर्फ ब्लॉग से पैसे नहीं आ सकते थे, इसलिए उसने कुछ बड़े फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट राइटर के रूप में अकाउंट बनाया। पहले कुछ दिनों तक कोई भी क्लाइंट उसे काम देने को तैयार नहीं था। तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लोग यही कहकर रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी प्रोफाइल में अपनी कहानियों के लिंक डाले और हर दिन 20 क्लाइंट्स को अप्लाई करने का टारगेट रखा। पहली जीत। एक दिन उसे एक क्लाइंट का मैसेज आया, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी, तुम्हारा लिखने का तरीका अच्छा है, क्या तुम 500 शब्दों का एक आर्टिकल लिख सकते हो? राघव के हाथ कांप गए। यह उसका पहला मौका था। उसने पूरी मेहनत से वह आर्टिकल लिखा और भेज दिया। कुछ घंटे बाद ही क्लाइंट का रिप्लाई आया, गुड जॉब, मैं तुम्हें $10 पे कर रहा हूं। राघव को यकीन नहीं हुआ। उसने पहली बार अपने पैशन से कमाए हुए पैसे देखे थे। ये सिर्फ 800 रुपए थे, लेकिन यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। वह दौड़कर समीर के पास गया और चिल्लाया, भाई, मैंने लिखकर पैसे कमाए। समीर ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब राघव ने उसे स्क्रीनशॉट दिखाया तो वह मुस्कुरा दिया। शायद तू सही कह रहा था। अध्याय 7। जब परिवार और समाज रास्ता रोकते हैं। अब तक राघव का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने सोच लिया था कि वह इंजीनियरिंग के साथ साथ अपने लिखने को करियर बनाएगा। लेकिन असली दिक्कत तब आई जब उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। क्या तुम इंजीनियरिंग छोड़कर लिखने का काम करोगे? पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम्हें मालूम है, लिखने से कोई करियर नहीं बनता, ये सिर्फ शौक की चीजें हैं। मां ने भी चिंता से कहा। राघव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया, हमने तुम्हारी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए हैं ताकि तुम एक अच्छी नौकरी करो, न कि कोई ब्लॉग चलाओ। राघव के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। वह सोचने लगा, क्या वे सही कह रहे हैं? क्या मैं वाकई गलत रास्ते पर जा रहा हूं? अध्याय 8। सबसे बड़ा फैसला, हार या लड़ाई। राघव के सामने अब 2 रास्ते थे। 1, परिवार की बात मानकर एक अच्छी जॉब लेकर सुरक्षित जिंदगी जिए। 2, अपने इकिगाई के रास्ते पर चले और रिस्क उठाए। उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें सच में अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो तुम्हें दूसरों की राय से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुननी होगी। राघव को अब जवाब मिल चुका था। उसने एक बड़ा फैसला लिया, मैं दोनों चीजें साथ में करूंगा। पहले एक जॉब लूंगा, लेकिन अपने लिखने के पैशन को कभी नहीं छोड़ूंगा। अब उसका अगला टारगेट था 1, एक स्टेबल जॉब ढूंढना ताकि माता पिता को संतुष्ट कर सके। 2, रात को फ्रीलांसिंग और अपने ब्लॉग पर काम जारी रखना। लेकिन क्या वह यह बैलेंस बना पाएगा? आगे पढ़ें अगले भाग में। कैसे राघव ने एक जॉब के साथ अपने पैशन को जिंदा रखा और कैसे एक दिन उसने अपने असली सपने को सच कर दिखाया। भाग 4। दोहरी जिंदगी, नौकरी और पैशन के बीच संघर्ष। राघव ने फैसला तो कर लिया था कि वह एक जॉब करेगा और साथ में अपने इकिगाई यानी लिखने के पैशन को भी जिंदा रखेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। अध्याय 9। पहली नौकरी। एक नया संघर्ष। कॉलेज खत्म होते ही राघव ने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया। कुछ इंटरव्यू देने के बाद उसे एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। 40,000 रुपए महीने की सैलरी। माता पिता खुश थे। समाज को भी यह रास्ता सही लगा, लेकिन सिर्फ राघव ही जानता था कि यह उसकी मजबूरी थी, मंजिल नहीं। पहला दिन सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचा। पूरा दिन कोडिंग, मीटिंग्स और एक्सेल शीट्स के बीच निकल गया। शाम को 7 बजे जब वह घर लौटा तो ऐसा लगा जैसे सारा एनर्जी खत्म हो चुका हो। अब लिखना कैसे करूं? उसने लैपटॉप खोला, कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन दिमाग ने जवाब दे दिया। थकान, स्ट्रेस। कई दिन ऐसे ही निकल गए। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा
कि वह अपने पैशन से दूर जा रहा है। अध्याय 10, बैलेंस ढूंढना, नया रूटीन। राघव ने सोचा, अगर मैं ऑफिस के बाद लिखने की कोशिश करता हूं तो मैं बहुत थक जाता हूं। मुझे कोई और तरीका निकालना होगा। फिर उसने इकिगाई में पड़ी सुबह की शक्ति को याद किया। अगर रात में नहीं लिख सकता तो सुबह क्यों नहीं? उसने अपना रूटीन बदला। सुबह 5 बजे उठना, 30 मिनट एक्सरसाइज, 1 घंटा सिर्फ लिखने पर फोकस, फिर ऑफिस। शुरुआत में सुबह जल्दी उठना मुश्किल था, लेकिन 21 दिनों तक लगातार इसे फॉलो करने के बाद यह आदत बन गई। अब उसका दिन ऐसे बीतता था, सुबह 5 से 6 राइटिंग, सुबह 9 से शाम 6 ऑफिस, रात को 9 से 10 किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना। धीरे धीरे उसकी राइटिंग और फ्रीलांसिंग में सुधार आने लगा। वह रात में क्लाइंट्स से बात करता, सुबह उनके लिए आर्टिकल्स लिखता। अध्याय 11, बड़ी छलांग, पहली बड़ी कमाई। कुछ महीनों तक छोटे छोटे आर्टिकल लिखने के बाद एक दिन एक बड़ा मौका मिला। एक इंटरनेशनल क्लाइंट ने उसे मैसेज किया, हमें 10 ब्लॉग्स चाहिए, तुम लिख सकते हो? राघव को यकीन नहीं हुआ। यह पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, 20,000 रुपए का। वह रात भर जागकर उन ब्लॉग्स पर काम करता रहा। जब उसने क्लाइंट को भेजा तो अगले ही दिन पेमेंट आ गई। 20,000 रुपए सिर्फ अपने लिखने के पैशन से। वह खुशी से उछल पड़ा। अब वह जान चुका था कि इकिगाई को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह सच में काम करता है। अध्याय 12, नौकरी छोड़े या नहीं, सबसे बड़ा सवाल। अब तक राघव की महीने की फ्रीलांसिंग इनकम 50,000 रुपए से 60,000 रुपए तक पहुंच गई थी, यानी उसकी राइटिंग जॉब से ज्यादा कमा रही थी। अब उसके मन में सवाल था, क्या मुझे अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए? लेकिन उसके माता पिता अब भी यही सोचते थे कि नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। उसे इकिगाई की किताब की एक और बात याद आई, बड़े फैसले लेने से पहले खुद को परखो, धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन रुको मत। राघव ने एक प्लान बनाया। 1, 6 महीने की सेविंग करनी है ताकि अगर नौकरी छोड़ूं तो कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। 2, फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स बढ़ाने हैं ताकि महीने की इनकम स्टेबल रहे। 3, अपने नाम से एक ब्लॉग और यूट्यूब चैनल शुरू करना है। अध्याय 13, आखिरी परीक्षा, क्या वह सही फैसला लेगा? 6 महीने बाद राघव की सेविंग पूरी हो गई थी। उसकी फ्रीलांसिंग इनकम अब 1 लाख रुपए प्रति महीने से भी ज्यादा थी। अब उसने अपनी नौकरी से रिजाइन करने का मन बना लिया, लेकिन जब उसने माता पिता को यह बताया तो फिर वही डर, क्या तू पागल हो गया है? एक स्टेबल जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग करेगा? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब मुझे अपना इकिगाई मिल गया है। ये सिर्फ मेरा पैशन नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। माता पिता नाराज थे, लेकिन राघव अब खुद को रोक नहीं सकता था। उसने आखिरकार नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम राइटिंग को अपना करियर बना लिया। अध्याय 14, जब सपना हकीकत बन जाता है। 1 साल बाद राघव का खुद का एक बड़ा ब्लॉग बन चुका था। उसने कई बेस्ट सेलिंग ई बुक्स लिख दी थीं। अब वह 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए महीने तक कमा रहा था, और सबसे बड़ी बात, वह खुश था, अपनी शर्तों पर जी रहा था। एक दिन उसके पिता ने उसके नए घर में कदम रखा और दीवार पर लगे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स को देखा। उन्होंने राघव से कहा, हमें लगा था कि तुम गलत रास्ते पर हो, लेकिन शायद तुम्हें खुद पर भरोसा था। हम तुम पर गर्व करते हैं। राघव की आंखों में आंसू आ गए। आज वह साबित कर चुका था कि अगर कोई अपनी इकिगाई को ढूंढकर उस पर मेहनत करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। निष्कर्ष, तुम्हारी भी इकिगाई है, बस उसे ढूंढो। राघव की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहता है। अगर तुम भी किसी ऐसी चीज को करने का सपना देखते हो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, 1, उसे खोजो। 2, उसमें बेहतर बनो। 3, उसे पैसे कमाने लायक बनाओ। 4, और धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी बना लो। इसी को इकिगाई कहते हैं। अब सवाल यह है, क्या तुमने अपनी इकिगाई ढूंढ ली? अगर आपको अपनी इकिगाई ढूंढनी है तो ये 3 चीजें याद रखो। 1, वो काम ढूंढो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। 2, उसमें अच्छे बनो, मेहनत करो। 3, उसे पैसे कमाने लायक बनाओ। यही इकिगाई है।
और यही जिंदगी का असली मकसद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं आपकी इकिगाई क्या है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हैं तो चैनल गेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए आपकी जिंदगी आपके हाथ में है।